हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लाया हूँ आपके सामने ओनरशिप रिव्यू एक जर्मन कार ब्रांड का, जो कि है फॉक्सवागन। और अभी मैं बैठा हूँ फॉक्सवागन की वेंटो में, और ये है इसका डीजल TDI वेरिएंट, जो कि अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। और ये हैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र महर्षि पंचाल। तो ब्रो हेलो बोल दो एक बार। हाय। तो भाई यार, ये लीजिए, पहले तो आप गाड़ी चालू कर दीजिए। थोड़ा यहाँ पे आना क्या है कि ह्यूमिडिटी हो रही है, तो उस हिसाब से चालू कर देते हैं। चलो कर दूं चालू? चालू कर दो। तो सर, अब मैं आपसे आपके जो ओनरशिप रिव्यू है आपका, अब वो लूंगा मैं आपका। तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कि आपने कैसे, मतलब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक इस गाड़ी से, और पूरा आपने है ना उससे रिलेटेड पूरे बात करूंगा मैं आपसे। तो सर, सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि आखिर फॉक्सवागन वेंटो ही क्यों? एक तो फोक्सवैगन इसलिए क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेरे को बहुत सही लगती है, अल्टीमेट है, बेस्ट इन क्लास है बिल्ड क्वालिटी। इसकी कंपैरिजन में कोई है ही नहीं। फिर इसका जो इंजन जो है 1.5 लीटर TDI, वो भी एकदम अल्टीमेट इंजन है। और कार भी मतलब स्नॉब वैल्यू में देखने जाओगे तो फोक्सवैगन के कंपैरिजन में है ही नहीं। हुंडई ले लो, मारुति ले लो, होंडा ले लो, इसलिए जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल आपने सही बोली है कि फॉक्सवागन है उसको अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए वो जानी जाती है। बिल्ड क्वालिटी के लिए मेन अपनी वो जानी जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही। तो जब आप ये गाड़ी खरीदने गए तो इसके कंपैरेटिव आपको और भी कोई आपने कोई देखा ऑप्शन, मतलब कंसीडर किया आपने कोई और ऑप्शन? तो मैंने सोचा नहीं था। मेरा तो ऐसा ही था कि मुझे वेंटो ही खरीदनी है। अच्छा। लेकिन हालांकि मैंने दूसरी गाड़ियां चलाई थी जिसके मेरे को सारी गाड़ियों के स्टीयरिंग थोड़े लाइट लगे, और इसका जैसा फील एंड फीडबैक मेरे को फन टू ड्राइव कोई लगी नहीं। फन टू ड्राइव आपको नहीं लगी इसकी जैसी? इसका स्टीयरिंग जो है वो फील वाला है, हैवी स्टीयरिंग है, हाई स्पीड पे कॉन्फिडेंस देता है। एक इसी के प्लेटफॉर्म की गाड़ी आती है अपने, स्कोडा रैपिड भी आती है। आपको पता होगा, अभी काफी ट्रेंड में भी चल रही है। उसका राइडर वेरिएंट काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो वो भी आपने कंसीडर करी थी? रैपिड हालांकि चलाई थी मैंने, लेकिन रैपिड और वेंटो दोनों में ऐसा ही है कि मतलब फादर एक ही है, दोनों के दो सन्स होते हैं, वैसा ही है। जैसे कि VW ग्रुप है, उसी की सेम प्लेटफॉर्म पे सेम कार है, आप रैपिड लेते हो वेंटो लेते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो पर्सनल चॉइस हो जाती है कि भाई आपको वेंटो लेनी है या रैपिड लेनी। मेरे को वेंटो ज़्यादा पसंद थी तो मैंने वेंटो ली। रैपिड वो एक ब्रांड का भी थोड़ा, ब्रांड का मेरे को ऐसा था कि मेरे को VW ही चाहिए, इसलिए। ये जो वेंटो TDI है, ये एक्चुअली बात ये है कि ये वाला जो इनका जो फॉक्सवागन है, इनका जो VW ग्रुप है, उन्होंने अभी इंडिया के अंदर जो डीजल अपने इंजन्स हैं वो सेल करना डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो कि इस गाड़ी को सेकंड हैंड मार्केट में देख रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी मेनली अपनी सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। तो जो लोग इन दो चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं वो डेफिनेटली इस गाड़ी को है ना सेकंड हैंड मार्केट में ज़रूर देखना चाहेंगे। तो ये जो अपना ओनरशिप रिव्यू है, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। तो हाँ, सेकंड हैंड कार मार्केट में तो ये जो गाड़ी है वो मतलब अभी जिसे कहते हैं सेलिंग लाइक हॉट केक्स, वैसे ही मतलब बिक रही है। क्योंकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 40,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ, जो मतलब 2016-17 के मॉडल्स जो होते हैं 1.5 TDI डीजल, वो अभी 7 लाख 6.5 लाख 7-8 लाख में भी सेल हो रहे हैं। तो मतलब अगर आपको सेकंड हैंड चाहिए वेंटो डीजल, या इवन फॉर दैट केस पोलो डीजल या एमियो डीजल, तो आप सेकंड हैंड आपके लिए बहुत सही रहेगा। और जैसे कि एक मीथ है कि मेंटेनेंस ज़्यादा रहती है इसकी, तो हाँ मेंटेनेंस ज़्यादा है, बाकी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा मेंटेनेंस है इसकी। लेकिन एक चीज़ आप ये भी कंसिडर करिए कि इसकी जो मेंटेनेंस जो आती है वो 15,000 किलोमीटर के बाद आती है, और बाकी गाड़ियों की 10,000 के बाद आती है। यानी इसकी अगर आप 2 सर्विस कराओगे तो बाकी कंपनीज की होगी 3 सर्विस। तो अल्टीमेटली वो जो खर्चा होता है वो सही बैठ जाता है। हाँ, पार्ट्स भी थोड़े महंगे हैं इसके, वो मैं मानता हूँ, लेकिन फिर इसके जैसी स्टेबिलिटी किसी गाड़ी की नहीं है, इसके जैसी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी भी किसी गाड़ी की नहीं है। जी हाँ, लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि ये जो जर्मन कार ब्रांड्स हैं, अगर आप जब भी है ना सेकंड हैंड मार्केट में इन कार्स के लिए जा रहे हैं, तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि प्लीज़ उस गाड़ी को जो आप खरीद रहे हैं उसको जरूर एक लोकल मैकेनिक से जरूर दिखा दें। क्योंकि ये गाड़ियाँ ऐसी होती है कि अगर इसमें कहीं भी कुछ भी एक्सीडेंटल हो या कोई कुछ डैमेज आ रखा हो, तो ये गाड़ी खर्चा काफ़ी ज़्यादा मांगती है दूसरी गाड़ियों
BYD के कंपैरेटिव हाँ, में। वो तो मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा कि लोकल मैकेनिक से मत कराइए। आपका जो डीलर है वो इंस्पेक्शन इंजीनियर होते हैं सब शोरूम के, वो शोरूम से एक इंस्पेक्शन इंजीनियर बोरो कीजिए, वो अपनी फीस ले लेगा 5 to 7 के और 5 to 7,000, और फिर आप वो गाड़ी चेक करवा लीजिए और फिर आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपने डिफेक्टिव मॉडल लिया या ऐसा कुछ लिया तो फिर तो ये गाड़ी जो है वो मतलब खर्चा काफी मांगती है, काफी ज्यादा मांगती है। जी हाँ। हालांकि ये जो प्राइस रेंज है वो 12 से 18 लाख तक की ही गाड़ी है, ये 10 से 15-18 लाख तक, लेकिन इसका जो खर्चा जो आता है वो फिर बहुत अलग सेगमेंट में चला जाता है, इसलिए चेक करवा के ही लीजिए। तो ब्रो अभी तक आपने ये गाड़ी कितने किलोमीटर चला दी है? 20,000 चली है। 20,000 चला दी? 2 साल से मैं चला रहा हूँ, लेकिन 2020 में तो हालांकि लॉकडाउन आ गया था इसलिए इतनी चली नहीं थी, वरना अभी तक हो जाते थोड़ा ज्यादा हो जाता, लेकिन 20,000 चली है। लॉकडाउन में गाड़ियां घर पे काफी खड़ी रही है, इसलिए 20,000 ही चली है। तो सर अब 20,000 की हो गई है इसमें, तो अब तक इसकी एक है ना मेजर सर्विस हो गई होगी इसकी। हाँ, तो उसमें कितना खर्चा है वो बताइए थोड़ा। मेजर सर्विस जो हुई थी उसमें खर्चा आया था 16,000। आप स्टार्टिंग से बताइए, जैसे कि है ना 5,000 पे क्या खर्चा रहा, 10,000 पे क्या रहा और 15 पे आपका कितना आया? तो स्टार्टिंग से आप बताइए। 5,000 पे तो हालांकि कोई खर्चा ही नहीं था, वो तो जस्ट गाड़ी वॉश करके दे देते हैं, वो फ्री सर्विस में जो बोलते हैं वो गाड़ी इंस्पेक्शन होता है, नॉर्मल इंस्पेक्शन नॉर्मल कर देते हैं। और जैसे वो होता है कि मेरा जो 15,000 किलोमीटर नहीं हुए थे, मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया था, तो उसमें जो खर्चा आया था वो कुछ अराउंड 18,000 आया था। लेकिन उसमें ऐसा था कि जो हालांकि वो मेरी फर्स्ट सर्विस थी इसलिए उन्होंने डिस्काउंट कर दिया था और लेबर चार्ज भी फ्री कर दिया था, इसलिए जो मेरा खर्चा आया था वो अराउंड 9 to 10,000 आया था फर्स्ट सर्विस पे। अच्छा। और जो सेकंड सर्विस जो हुई थी 20,000 किलोमीटर या 2 ईयर पे आप मान लो, सेकंड ईयर पे, तो उसमें मेरा 16,000 खर्चा आया। 16,000? हाँ, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं था। अच्छा, तो उसमें उसने क्या क्या उन्होंने चेंज किए थे, क्या मतलब चेंज तो ये सब जो करते हैं वो स्टैंडर्ड ही करते हैं। एक तो एयर फिल्टर चेंज करते हैं, डीजल ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं, फिर अगर उनको लगता है कि अलाइनमेंट है ऐसा कुछ उनको करने की जरूरत है तो वो भी वो लोग कर देते हैं। हालांकि परमिशन लेते हैं लेकिन वो भी वो लोग कर ही देते हैं। और वैसे इंजन तो इनके अंदर सिंथेटिक ही डलता है? हाँ, फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डलता है, बाकी गाड़ियों में सेमी सिंथेटिक डलता है, खर्चा ज्यादा ही रहता है। और फिर ऊपर से इनका थोड़ा बहुत 6-7 हजार का आई थिंक लेबर चार्ज भी लेबर चार्ज इनके जो है वो बाकी कंपनी से ज्यादा हाई रहते हैं। हाँ जी हाँ। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हुंडई जितना मेंटेनेंस होगा तो वो गलत है, इतना उससे तो ज्यादा ही आएगा, उससे तो ज्यादा ही मतलब क्या है ना, वो चीज तो आप अपने ना माइंड में रख के चलो कि आपने अगर फोक्सवैगन की गाड़ी ली है तो 1 साल में 20,000 तो आपके मतलब आपको सर्विस में या ऐसी चीजों में जाएंगे ही। 20,000 तो अगर आपने ली है तो और अब मेरे को ऐसे कोई 2-3 फीचर आप बताइए गाड़ी के। तो आपको इतना लंबा टाइम हो गया इसको ऑन करते हुए गाड़ी को, तो आप मेरे को कोई इस गाड़ी के ऐसे 2-3 फीचर ऐसे बताइए जो कि आपको काफी पसंद आते हैं आपको इस गाड़ी का। मेरे को एक तो सबसे अच्छा जो बढ़िया फीचर लगता है इसका वो इसकी चाबी से ही शीशे ओपन और बंद हो जाते हैं। हाँ, वो काफी अच्छे, वो काफी अच्छा पार्टी ट्रिक बोल सकते हैं, जो कि मतलब काफी यूट्यूबर्स भी ऐसा पार्टी ट्रिक शो करते हैं। ठीक है, फिर और एक मेरे को एक जो बहुत अच्छा फीचर लगता है जो इसकी अपर सेगमेंट की कार्स में भी नहीं आता, वो इसका चारों जो शीशे जो है वो 1 टच अप एंड डाउन है। ये चीज काफी अच्छी चारों की चारों शीशे 1 टच अप एंड डाउन है। ठीक है, फिर एक और मेरे को जो इसका फीचर बहुत सही लगता है, इसमें कोई इंडिविजुअल बटन नहीं है, दरवाजा खोलने का बटन नहीं है। गाड़ी खड़ी होगी और अगर आपकी गाड़ी खड़ी होगी तो वो अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, ये चीज मेरे को भी काफी अच्छी लगी थी। एक्चुअली ये चीज मेरे को पता नहीं थी इसकी, लेकिन ब्रो ने बाद में बताया मेरे को कि यार ऐसा भी कुछ है। मैंने देखा यार, मैंने इनसे पूछा कि यार अपने गेट्स लॉक करने के बटन क्यों नहीं है, तो बाद में मुझे पता चला कि इन्होंने बताया मेरे को कि जब गाड़ी चलती है तो वो डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं, और जब खड़ी रहेगी तो अंदर से तो खुल ही जाएंगे। ऐसा है, बाहर से नहीं खुलेंगे, अंदर से तो खुल ही जाएंगे। तो ये फीचर भी मेरे को एक बहुत अच्छा प्रीमियम लगता है, काफी महंगी कार्स में ये फीचर आता है। बाकी ये इसका हाईलाइन वेरिएंट है। तो इससे ऊपर हाईलाइन प्लस आता है और ये हाईलाइन वेरिएंट है, और मेरे हिसाब से ये इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि इसमें 3 ऐसी चीजें हैं जो मेरे को काफी पसंद है जो इसमें मिल जाती है। एक तो आपका ये जो ऑटो डिमिंग IRVM है वो इसके अंदर मिल जाता है, जो कि आजकल काफी मतलब क्या है ना, जो गाड़ियों में आप ऐसा मान सकते हो कि सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में आता है ये जो फीचर है। और बाकी इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। और फिर बाद में इसमें आपको लेदरेट सीट्स भी मिल जाती है, सब कंपनी थ्रू मिलता है। हाँ, सब कंपनी का फिटेड इसके अंदर आपको ये चीज मिलेगी आपको। तो मेरे हिसाब से भी ये हाईलाइन ही वैल्यू फॉर मनी है। हाईलाइन प्लस में ये है कि ये था कि
1.5-2 लाख रुपए महंगी थी, 1-1.5 लाख तो महंगी थी ही वो। और उसमें फर्क ज्यादा नहीं था, एक तो रिवर्स कैमरा का फर्क था, एक हेडलाइट्स डिफरेंट थी और एक अलॉयज का फर्क था। बस वो ज्यादा बड़े थे, वो उसमें कोई ज्यादा कोई वो मेजर वो नहीं है, नहीं था, नहीं है। हाँ जी हाँ, बाकी तो मेरे को ये सही लगती है। सही लगती है। ये देखिए गाड़ी अभी 21,809 किलोमीटर चल चुकी है और अभी मैं इस गाड़ी के अंदर देख रहा था, वैसे हालांकि गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, लेकिन मैं इसका इंटीरियर देखा मैंने तो ये काफ़ी ये स्क्रैच रेजिस्टेंट इंटीरियर है ना। हाँ, स्क्रैच रेजिस्टेंट इंटीरियर है काफ़ी मेरे को। और ये काफ़ी इन गाड़ियों की सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो आप इनके इंटीरियर से कभी बोर नहीं होगे और दूसरी चीज़ ये कि ये लॉन्ग लास्टिंग इंटीरियर है। मतलब आप देखोगे हाँ हार्ड प्लास्टिक्स वगैरह यूज़ करें इसके अंदर, बट काफ़ी आपको लगता है कि हाँ यार भाई थोड़े काफ़ी मजबूत इनको बना रखा है। और सबसे अच्छी चीज़ तो इनकी ये जो थर्ड है ये काफ़ी रीअश्योरिंग थर्ड है। तो सर आप बताइए मेरे को, आप गाड़ी वगैरह देखे थे तो आपको कोई ऐसा कोई थर्ड वगैरह किसी और गाड़ी में मिला था आपको? नहीं, किसी में नहीं मिला। ये चीज़ तो किसी में देखने को नहीं मिली है। किसी भी मेरे को किसी भी ब्रांड में हाँ। इस सेगमेंट में देखने को नहीं मिल रही थी। इवन जो अभी जो है वो टाटा अल्ट्रोज आ गई है, जो जिसमें मतलब पोलो की इक्विवेलेंट या पोलो से भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है टाटा अल्ट्रोज में। लेकिन उस टाइम पे जब मैंने ये ली थी तब एक्चुअली इस सेगमेंट में किसी भी कार में ऐसा थर्ड या ऐसी बिल्ड क्वालिटी नहीं थी। और सर ये मेरे को ये बताइए कि इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि इसका साउंड उतना अच्छा नहीं है वगैरह ऐसे। हालांकि मैंने इसका जब साउंड सुना अभी तो वैसे सही बताऊं तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा साउंड है। मतलब कि नॉट इतना अच्छा नहीं है जितना हुंडई के अंदर आता है वरना वगैरह के अंदर, बट इतना बुरा भी नहीं है इसका साउंड। मेरे को बेस वगैरह काफ़ी अच्छा लगा, जैसे आप है ना इसका वगैरह देखो। और एक चीज़ मैंने इसमें एक और नोटिस करी है अभी कि जब आप इसको फुल वॉल्यूम पर चलाते हो स्पीकर्स को, इसके अंदर 4 स्पीकर्स दे रखे हैं, इसके अंदर ट्विटर का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात इसके अंदर ये है कि आप है ना फुल वॉल्यूम पे सुनने के बाद भी इसके अंदर जो आवाज़ है वो आपको कहीं से भी है ना फटेगी नहीं आवाज़। और आपके जो ये डोर्स हैं इनके अंदर आपको है ना कोई भी किसी भी तरीके का वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब इतनी देर हो गए, प्रोज की बातें चल रही है, तो अब थोड़े बहुत इसके कॉन्स डिस्कस कर लिए जाएं, थोड़ा लोगों को पता चले कि गाड़ी के अंदर थोड़े क्या क्या चीज़ें मिसिंग हो रही है। तो आप बताइए कॉन्स में आप इसमें बताना चाहोगे? कॉन्स तो देखिए एक्चुअली ऐसा है कि अगर आपको सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी इसके लिए गाड़ी चाहिए तो ही इसे कंसीडर कीजिए। कॉन्स में सबसे बड़ा कॉन तो इसका जो आपको लगेगा वो यही है कि इसमें फीचर्स थोड़े कम है, क्योंकि एक तो इसमें सनरूफ नहीं आती, इसमें पुश स्टार्ट बटन नहीं है, टच स्क्रीन जो है वो हालांकि काफी सीमलेस है, काफी लेकिन फिर भी थोड़ा छोटा है कंपैरिजन टू अदर कार्स। तो और दूसरा एक कौन जो मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि मैं अकेला चलाता हूँ, लेकिन अगर आप फैमिली के लिए ले रहे हैं तो मतलब पीछे स्पेस आपको कम लगेगी, रियर सीट स्पेस थोड़ा कम लगेगा, रियर सीट स्पेस कम लगेगी। ये जो अपना जो सेंट्रल टनल है वो भी काफी, उसकी वजह से 3 बंदे नहीं बैठ पाएंगे। और मतलब होंडा सिटी के कंपैरिजन में तो इसके पीछे स्पेस है ही नहीं, होंडा सिटी के कंपैरिजन में तो बिल्कुल स्पेस इसमें पीछे है ही नहीं। पीछे होंडा सिटी में बहुत ज्यादा स्पेस है इससे, वो काफी कंफर्टेबल कार है पीछे के लिए होंडा सिटी एज कम्पेयर टू वेंटू। और दूसरी एक चीज मैं बोलूंगा वो मेरे लिए कौन नहीं है लेकिन दूसरे के लिए कौन हो सकता है, वो ये है कि इसका जो सेम डिजाइन आ रहा है 2010-11 जब से ये कार लॉन्च हुई थी तब से इन लोगों ने मतलब माइनर चेंजेस किए, कभी ग्रिल मोटी कर दी, कभी क्रोम ऐड कर दिया, कभी हेडलाइट जो थे वो थोड़े चेंज कर दिए, बाकी मेजर कोई चेंज आया नहीं है। बाकी तो आपको मालूम होगा बीच बीच में ना फॉक्सवैगन ने ना ये ब्लैक एंड व्हाइट एडिशंस निकाले थे, वही सब चेंजेस किए हैं, बाकी मेजर कोई चेंजेस नहीं किए हैं, इसलिए वो भी एक कौन बता सकते हैं आपकी इसकी डिजाइन काफी अब ओल्ड हो चुकी है। अभी बात चल रही है वर्चेस आने की, बट वो अभी तक उसकी कुछ डेट्स वगैरह कोई कुछ फिक्स नहीं है उसकी। Q1 2022 नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगी, उससे पहले हमको देखने को मिलेगी। अभी उन्होंने जो उनकी जो 2.0 इंडिया 2.0 स्ट्रेटेजी है वहाँ पे उन्होंने है ना मेनली है ना SUVs पर फोकस किया है। तो जैसे कि अभी लॉन्च हो चुकी है और अभी टाइगून भी लॉन्च हो जाएगी और बाद में और उस हिसाब से अब SUV ज्यादा प्रीफर करेंगे लोग, क्योंकि अब इनको भी थोड़ा मार्केट शेयर में थोड़ा इन्वॉल्व होना है इसलिए। जी हाँ, वही। हालांकि फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि VW जो है उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए इंडियन मार्केट पे। हाँ जी, इनकी गाड़ियां जो है वो बाकी कार से मेरे को तो सुपीरियर लगती है, हालांकि इन द सेम सेगमेंट होती है फिर भी सुपीरियर ही लगती है मेरे को इनकी गाड़ियां, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी और मतलब जो छोटे छोटे फीचर्स जो होते हैं वो काफी अच्छे लगते हैं मुझे।
लेकिन फिर भी उनको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। ये वाली बात आपने बिल्कुल सही बोली कि जो इंसान फीचर्स के लिए इस गाड़ी को देख रहा है तो हाँ, प्लीज आप मत देखिए। हाँ। लेकिन अगर आपको परफेक्ट सॉलिड बिल्ड कार चाहिए तो आप है ना जरूर आप वेंटो और रैपिड कंसीडर कर सकते हो। अगर आप मतलब ऐसे बंदे हो कि भाई आपको मतलब है ना आप टेकी हो, आपको फीचर्स चाहिए, आपको मतलब ऐसे गिमी की फील चाहिए कि आप किसी को दिखा सको कि मेरी गाड़ी में ये फीचर है वो फीचर है, तो आप इस गाड़ी को कंसीडर मत कीजिए। अगर आपको वो मतलब मैकेनिकल फील चाहिए तो ही आप इस गाड़ी को कंसीडर। और अभी आपने 20,000 चला ली तो गाड़ी के साथ कोई मेजर कोई इंसिडेंट वगैरह हुआ हो, कोई कोई मारुति के साथ कोई क्लैश वगैरह, कोई ऐसा कुछ क्रैश? नहीं, मेजर तो हालांकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। चलो, लेकिन एक बार मैं गया था सिटी, तो पीछे से एक स्विफ्ट वाले ने ठोक दी थी। तो मतलब इतनी ज्यादा स्पीड नहीं थी उसकी, 30 to 40 होगी, लेकिन जब मैं उसने पीछे से ठोकी तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई और मुझे नीचे उतर के देखना पड़ा था कि मेरा स्क्रैच कहाँ लगा है। और हालांकि ठोकी थी उसने, लेकिन आयरनी आप ये देखिए कि बम्पर उसका उतर गया था और इसको मतलब मेरे को स्क्रैच ढूंढना पड़ा था कि स्क्रैच कहाँ पे है, और उसका बम्पर उतर गया था। हाँ, स्विफ्ट थी वो, पुरानी वाली मॉडल जो आती थी वो थी। VW को अपनी बिल्ड क्वालिटी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसका मेन जो यूएसपी आप बोलो यूनिक सेलिंग पॉइंट उसका है ही बिल्ड क्वालिटी, उसका मेन अपना यूएसपी है उसका। हाँ वही तो। और एक बार एक ऐसा भी हुआ था कि मतलब जो एक बलेनो थी वो ऐसे ओवरटेक कर रही थी, तो उसका मतलब वो छू के निकल गई थी आगे के बम्पर को। तो ये मेरा जो आगे का बम्पर था उसमें हालांकि 3-4 स्क्रैच आए थे, इतने ज्यादा नहीं आए थे, बम्पर को कुछ नहीं हुआ था, 3-4 स्क्रैच आए थे, लेकिन उसका भी पूरा बम्पर निकल गया था। उसका भी पूरा बम्पर निकल गया था, पीछे का निकल गया। अच्छा। तो मेरे को ये लगता है कि ये लोगों की बिल्ड क्वालिटी तो मैं जज नहीं कर रहा किसी भी कार की बिल्ड क्वालिटी को, लेकिन उनके बम्पर तो बहुत हल्की क्वालिटी के हैं मारुति के। तो आपको उस टाइम फील हुआ होगा कि आपने गाड़ी तो काफी सही ली है, सेफ्टी वाइज सही ली है। हालांकि इसके जितने हैवी बम्पर्स मेरे को किसी भी गाड़ी में लगते हैं, हुंडई की भी आप ले लो, हालांकि आपको होंडा भी लेनी है होंडा भी ले लो, लेकिन इसके जितने हैवी बम्पर्स तो कोई कंपनी यूज नहीं करती। जी हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही बोली है। इसके सेगमेंट की ये और रैपिड जो है वो काफी परफेक्टली बिल्ड गाड़ियां बिल्ड गाड़ियां इनको बोल सकते हैं। हाँ, तो एक आप मेरे को ये बताइए कि आपने इस गाड़ी से सबसे लंबा स्ट्रेच कितना किया हुआ है? सबसे लंबा स्ट्रेच तो अभी तक मैंने किया है, वो ज्यादा लंबा स्ट्रेच तो हुआ नहीं है, लेकिन 600 किलोमीटर चलाई है। 600 किलोमीटर आपने एक दिन में चलाई है? हाँ, एक दिन में चलाई है। तो उसमें आप मेरे को ये बताइए कि जैसे कि आपने वो 600 किलोमीटर चलाया तो वो हाईवे का था या हिल्स की ड्राइविंग थी, कैसा था? हाईवे ही था। हाईवे ही था। तो हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस वगैरह बताइए, कौन से गियर पे कैसी क्या परफॉर्मेंस? वो तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके जो परफॉर्मेंस है उसी के लिए ये जानी जाती है। और परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा था, और मतलब 100 टच हो जाती है, 100 क्रॉस भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता। और मेन चीज इसकी जो मेरे को लगती है वो है इसकी स्टेबिलिटी। आप अगर देखोगे तो मतलब ये इजीली किसी 30-35 लाख की गाड़ी को भी आराम से कम्पीट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी है। दोस्तों, स्टेबिलिटी इसकी इतनी अच्छी इसीलिए है क्योंकि जो इनके जो यूरोपियन गाड़ियां हैं, इनके अपने इंडिया के अंदर जितनी भी यूरोपियन कार्स सेल हो रही है, तो इनमें क्या होता है कि इनका जो सस्पेंशन होता है वो थोड़ा सा है ना फर्म साइड की तरफ होता है, तो जिससे है ना इनको है ना जो स्टेबिलिटी होती है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी इनकी काफी अच्छी हो जाती है उनसे। मैंने ये जब वेंटो चलाई तो मैं वेंटो चला रहा था और मेरा स्पीडोमीटर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, लेकिन फिर बाद में है ना ब्रो ने बताया कि है ना भाई तूने है ना 110 के टच कर दिया है। एंड मैं इतना शॉक था, मेरे को लिटरली मेरे को पता भी नहीं चला कि गाड़ी है ना 100 प्लस कर चुकी है। मेरे को ऐसा लगा कि गाड़ी 70-80 की स्पीड पर चल रही है। इतनी शानदार स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी आपको इन गाड़ियों के अंदर। हाँ, स्टेबिलिटी के मामले में तो ये मतलब किसी भी गाड़ी से आप कंपेयर नहीं कर सकते इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट में तो बहुत सही स्टेबिलिटी। हाँ, और तो फाइनल क्वेश्चन मेरा कि आप अब फाइनल क्वेश्चन मेरे को ये बता दीजिए कि इसका एवरेज बता दो मेरे को। जो मेन जो क्वेश्चन होता है, सब बोलते हैं भाई एवरेज कितना देती है, तो एवरेज तो देखो, एवरेज तो ऐसी ही बात है कि जैसे कि पहले आप मुझे ये बता दीजिए सिटी में कितना देती है? सिटी में 12 से 13।
12 से 13 और ये सिटी में। 12 से 13 एवरेज लाइट फुट का है या फिर आप रफ चलाते हो उस हिसाब रफ से? चलाते हैं उसमें 12 से 13 आता है। लाइट फुट पे चलाओगे तो सिटी में तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 14 से 15 जाएगा, 14 उससे से 15 ज्यादा जाएगा मैक्स टू मैक्स। नहीं। लेकिन हालांकि सेकंड गियर में अगर आप 80 तक टच कर दोगे इस गाड़ी को तो फिर 6-7 भी आ जाएगा। 6-7 भी आ जाएगा। हाँ। और हाईवेज पे कितना देखने को मिला आपको? हाईवेज पे अगर आप क्रूज कंट्रोल पे सेट कर दो फिफ्थ गियर में 70 to 80 की बीच की स्पीड पे तो 22-23 भी आ सकता है। तो मैक्सिमम आपने कितना टच किया है हाईवे पर? मैंने 24। 24। हाँ, आपने- लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मतलब एवरेज जो है वो ड्राइवर पे डिपेंड करता है, वो गाड़ी पे डिपेंड नहीं करता। ड्राइविंग स्टाइल पे ड्राइविंग स्टाइल पे ज्यादा डिपेंड करता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही बोली है। हाँ। ये मेनली आपकी ड्राइविंग स्टाइल ड्राइविंग स्टाइल पे ज्यादा डिपेंड करता है। आजकल तो पेट्रोल गाड़ियां भी ऐसी आने लगी है कि अच्छा 20-20 का 20 का एवरेज एवरेज वो एक्चुअली क्या है कि हाइब्रिड है तो देगी ही। हाइब्रिड इसलिए। देती है, वो वाली बात भी आपकी सही है हाँ, बिल्कुल। इसलिए। और बाकी कुछ है ना ब्रांड्स तो इतनी है ना हल्की बॉडियां यूज करती है, इतनी हाँ। उनकी उनका जो चैसी इनकी हल्की होती है, मैं तो एक बात automatic- और मतलब बताना चाहूंगा कि वॉक्सवैगन की गाड़ी जो है वो हैवी होने के बावजूद इतना एवरेज देती है। बाकी गाड़ियां जो है वो शीट मेटल पतला करती है और ना जाने कहीं से भी वो शीट आए, वो जो डोर्स में इसके बीम्स है वो लोग शायद बीम्स भी नहीं देते वेट बचाने के लिए, फिर वो एवरेज देती है गाड़ी। ये गाड़ी क्या है कि इतनी हैवी होने के बावजूद भी वो एवरेज देती है, बावजूद भी एवरेज तो ये मतलब मेरे को एक प्लस पॉइंट लगता है VW का। प्लस पॉइंट। हाँ, कि इतना हैवी होने के बावजूद भी एवरेज है। एवरेज तो सही है इसका। और बाकी आप इसको कभी हिल्स वगैरह में भी लेकर हाँ, गए? हिल्स में भी लेके गया तो हूँ हिल्स मैं। में आपको कितना दिया इसका एवरेज? हिल्स में तो हालांकि बहुत कम हो जाती है क्योंकि फर्स्ट सेकंड गियर में ही मेनली गाड़ी चलती है, तो फिर उसमें तो पॉइंट ही नहीं है, 7-8 से ज्यादा नहीं। बाकी परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू तो आया नहीं, होगा? परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू तो अभी तक मेरे को कोई गाड़ी इस गाड़ी में नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये जो टर्बो चार्ज इंजन है तो मतलब टर्बो स्पूल थोड़ा सा करता lag है, वो आपको- थोड़ा सा लैग आता है। लेकिन हालांकि टर्बो स्पूल करने के बाद जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत काफी अच्छा काफी होता है। अच्छा होता है। 1800-1900 आरपीएम से नीचे नीचे आपको थोड़ा लैग देखने को मिलेगा। जैसे ही वो एक रेंज आपकी जो है ना 2000 आरपीएम क्रॉस करती है तो इसमें अच्छा खासा टर्बो स्पूल हो टर्बो जाता स्पूल हो है, जाता फिर आप उसके पूरे मजे ले सकते हो। हाँ, और हालांकि इसमें जो टर्बो चार्जर है वो काफी बड़ा है और वो काफी अच्छे से काम करता है, काफी तो अच्छे से आपको काम अच्छी करता है। मतलब किक मिल जाती है। अच्छे किक मिल जाता है। जो गाड़ी के साथ इतना एक्सपीरियंस रहा है तो आप इसको क्या रेट करना चाहोगे? जैसे अनहैप्पी, सेटिस्फाइड या वेरी हैप्पी? देखिए, मैं तो अगर रेट करूंगा तो मैं तो वेरी हैप्पी पे ही रेट करूंगा, क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये गाड़ी सारी फुलफिल करती है। फुलफिल कर रही है। हालांकि अगर आप मुझे एस्पेक्ट वाइज बोलेंगे तो मैं इसको मतलब बिल्ड क्वालिटी में 5/5 दूंगा, ड्राइविंग में 5/5 दूंगा, स्टीयरिंग फील में 5/5 दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे बोलेंगे कि भाई डिजाइन में, तो डिजाइन वाइज में शायद इसको 4/5 दे दूंगा। मेरे को तो डिजाइन पसंद है, किसी को पसंद हो ना हो, तो सब्जेक्टिव और है वो तो, हाँ सब्जेक्टिव। और फीचर्स वाइज में इसको 3/5 दूंगा क्योंकि फीचर्स इसमें थोड़े कम है। और मुझे एक और चीज बताइए कि अभी आपका कितना लंबा ये गाड़ी रखने का प्लान है? देखिए, गाड़ी तो ऐसी है कि मैं अगर चाहूँ तो इसको फुल ऑन यूज कर सकता हूँ, 10-15 साल तक भी यूज कर सकता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं 5-6 साल तो ये गाड़ी यूज करूंगा। यूज करोगे आप? अभी 2 साल हो गए हैं, 5-6 साल में गाड़ी ये यूज करूंगा। 5-6 साल फिर अगर पता नहीं कोई आगे भी दूसरी गाड़ी का प्लान बन जाए तो मैं ले लूँ तो बात अलग है, लेकिन फिर अभी तो मेरा ऐसा है कि मैं यही गाड़ी यूज करूंगा। लेकिन वैसे ये बात बोलते भी हैं कि अगर किसी ने एक बार VW स्कोडा की गाड़ी यूज कर ली तो वो मतलब कि वो उन गाड़ियों से इतना अटैच हो जाते हैं कि वो बाद भी उसी सेम ग्रुप में जाना चाहते हैं। सेम ग्रुप में जाना चाहते तो आपका भी फिर ऐसा ही रहेगा फिर तो? देखिए, गाड़ी तो मैंने बहुत चलाई है, इवेंटो चलाने के पहले भी मैंने बहुत चलाई थी, इवेंटो चलाने के बाद भी मैंने अच्छी खासी गाड़ियां चलाई है। लेकिन मैं ऐसे, मेरे पास इवेंटो इसलिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे को खुद को ऐसा फील होता है कि इसके जैसे जो ड्राइविंग डायनामिक्स जो है वो इसके कंटेम्प्रेरीज नहीं दे सकते। इसलिए वो जो, और एक चीज जो है कि आप रफ हैंडलिंग भी कर सकते हो तो गाड़ी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो बात रफ हैंडलिंग करोगे तो भी इसको मतलब जिसे कहते हैं कि आप मतलब फुल टू यूज करो, फिर भी गाड़ी के अंदर कोई पार्ट में से स्क्वीक या रैटल नहीं आता है जो बाकी गाड़ियों में आ जाता है। तो इसलिए जो स्कोडा VW के कस्टमर जो होते हैं वो काफी लॉयल रहते हैं। जी हाँ, ये चीज भी मैंने नोटिस करी कि ये गाड़ी 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन मैंने इस गाड़ी को जब चलाया तब मेरे को अभी तक गाड़ी के अंदर कोई रैटल नॉइस या कुछ भी ऐसा कुछ सुना ही नहीं दिया। तो वो चीज मेरे को इसकी काफी अच्छी लगी। गाड़ी फिट एंड फिनिश वाइज नंबर 1 है अपने सेगमेंट की, तो ये चीज मेरे को इसकी काफी सही लगी है। तो इसके साथ आज का ये जो आप बोलो वीडियो है ना, ओनरशिप रिव्यू है ना, अपने यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को, और आप
के लिए हम ऐसे और काफ़ी सारे ओनरशिप रिव्यूज़, वॉक अराउंड और भी मैं आपके लिए खूब अच्छी खासी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा, तो स्टे ट्यून फॉर इट।